आरा यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो कि 4 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर किसका नियंत्रण होता है? उद्योगपतियों का, निजी फर्मों का, सरकार का, उपभोक्ताओं का? तो केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है। गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विलासिता की वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है। इकाई से अधिक, अनंत, इकाई से कम, इनमें से कोई नहीं। तो जो विलासिता की वस्तुएं होती हैं उनकी मांग की कीमत लोच अनंत होती है। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पैमाने का प्रतिफल संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अति अल्पकाल से, इनमें से कोई नहीं। जो पैमाने का प्रतिफल होता है वो दीर्घकाल से संबंधित है। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, क्या कह रहा है? जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन किस दर से बढ़ता है? बढ़ती हुई दर से बढ़ता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, जीएसटी एक कर है। कैसा कर है? आय पर लगने वाला कर है, वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर है, बचत का पर है, या इनमें से सभी? तो जीएसटी वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर है। खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 10, 16, 14 या 12? तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंक हैं 12। ठीक है, इसके बाद है 7 नंबर। क्या कह रहा है? प्रभावी मांग की संकल्पना किसने दी है? एडम स्मिथ, मार्शल, कीन्स या जेसी वे? तो कीन्स ने दी है। प्रभावी मांग की संकल्पना कीन्स ने दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर क्या होता है? 10%, 30, 20%, 30%, 40%? 30% है। ठीक है, भारत में वर्तमान में आयकर की अधिकतम दर है 30%। इसके बाद 9 नंबर है, दो देशों की मुद्राओं के बीच दिन में दर कौन तय करता है? विश्व बैंक। दो देशों की मुद्राओं के दर कौन तय करता है? ठीक है, मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति। ठीक है, मुद्राओं की मांग एवं पूर्ति तय करती है। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, मनरेगा कार्यक्रम में कितने दिवस का रोजगार परिवार के एक सदस्य को उपलब्ध कराया जाता है? 150 दिवस, 120 दिवस, 100 दिवस, 90 दिवस? तो यहाँ पर 100 दिन है ना। यहाँ तक हो गए आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेगा। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? यानी व्यष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं? तो समग्र मांग से अभिप्राय एक लेखा वर्ष के दौरान देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर किए जाने वाले कुल जोर से है। इसके बाद में है 13 नंबर प्रश्न, कुल उत्पादन लागत क्या होती है? तो कुल उत्पादन लागत से आशय किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए किए गए कुल व्यय से है, कुल खर्च से है। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है? पैमाने के प्रतिफल का अर्थ लिखिए। तो पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, बाजार संतुलन का अर्थ लिखिए। वह स्थिति जिसमें एक विशेष कीमत के अनुरूप किसी वस्तु के लिए मांग उसकी पूर्ति के बराबर होगी, बाजार संतुलन कहलाता है। फिर आपको एक बार बता देते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे प्रश्न एग्जाम में छपने वाले हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के मान्यताओं को बताइए। तो पहली मान्यता है क्रेता और मान्यताओं की बड़ी संख्या। दूसरा है उत्पाद एकरूपता। तीसरा है फर्मों का निःशुल्क प्रवेश और निकास। चौथा है लाभ अधिकतमीकरण।
कोई सरकारी विनिमय नहीं। और छठा है उत्पादन के कारकों को पूर्ण गतिशीलता और उत्तम ज्ञान। इसके बाद है 17 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, स्वायत्त निवेश से आप क्या समझते हैं। तो स्वायत्त निवेश, स्वायत्त यानी स्वतंत्र, स्वायत्त का मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र निवेश से आज से ऐसे निवेश से है, यानी स्वायत्त निवेश से आज से ऐसे निवेश से है जो आय में कमी, आय रहेगा यहाँ पर बड़ा आ रहेगा, आय में कमी और वृद्धि के बावजूद भी एक समान स्थिति में बना रहता है, अर्थात आय से स्वतंत्र होता है। इसके बाद है 18 नंबर, आय का वर्तुल्य प्रवाह क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वह संकल्पना जिसके अनुसार किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य एक वर्तुल पथ पर गमन करता है। यह प्रवाह या तो कारक अदायगी है या वस्तुओं पर खर्च अथवा मरम्मत अथवा समस्त उत्पादन के मूल्य के रूप में होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, तो प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 19 नंबर है सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है, तो किसी देश में एक वर्ष में जितनी अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पन्न होती हैं उनके बाजार मूल्य के जोड़ को कुल का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, यहाँ होना चाहिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, किसी देश में एक वर्ष में जो सकल राष्ट्रीय उत्पादन प्राप्त होता है उसमें से कुल घिसावट तथा अप्रचलन को घटकर जो कुल रकम शेष रहती है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अथवा शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके बाद है 20 नंबर, क्या कह रहा है, मुद्रा के मूल्य संचय भंडार कार्य को महत्व समझाइए। तो मुद्रा के मूल्य संचय यानी भंडार कार्य का महत्व, तो यहाँ पर देखेंगे मुद्रा का मूल्य संचय कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धन को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखने की सुविधा प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में संग्रहित कर सकता है और आवश्यकता अनुसार भविष्य में इसका उपयोग कर सकता है। यह कार्य आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है क्योंकि मुद्रा का मूल्य अपेक्षाकृत स्थिर रहता है और इसे कभी भी विनिमय के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके बिना आर्थिक लेन देन केवल वस्तु विनिमय तक सीमित रह जाता है जिससे व्यापार और निवेश में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसके बाद है 21 नंबर, स्टॉक और पूर्ति में अंतर। तो स्टॉक और पूर्ति में अंतर निम्न है, स्टॉक और पूर्ति दोनों आर्थिक अवधारणाएं हैं लेकिन इनमें महत्वपूर्ण अंतर है। क्या क्या अंतर है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टॉक, किसी वस्तु की कुल उपलब्ध मात्रा को दर्शाता है जो किसी विशिष्ट समय पर बाजार में या उत्पादक के पास मौजूद होती है। यह परिवर्तनीय नहीं होता और किसी भी समय स्थिर रहता है। पूर्ति उस वस्तु की मात्रा को इंगित करती है जिससे उत्पादक एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित समय अवधि में बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। यह मूल्य लागत और अन्य आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है। आगे लिखेंगे, संक्षेप में स्टॉक कुल उपलब्धता है जबकि पूर्ति वह हिस्सा जो वास्तव में बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है 22 नंबर, क्या कह रहा है, अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उत्पादन फलन में अंतर कीजिए। अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में निम्न अंतर है। अल्पकालिक उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में मुख्य अंतर है, ठीक है, अंतर उत्पादन कारकों की परिवर्तनशीलता पर आधारित है। तो सबसे पहले हेडिंग रहेगी अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में कुछ उत्पादक कारक जैसे भूमि मशीनें स्थिर रहते हैं जबकि अन्य जैसे श्रम कच्चा माल बदले जा सकते हैं। इसमें उत्पादन सीमित संसाधनों के साथ होता है। दूसरा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी उत्पादक कारक परिवर्तनशील होते हैं। इसमें फर्म नए संसाधन जोड़ सकती है, उत्पादन तकनीक बदल सकती है और उत्पादन क्षमता बढ़ा सकती है। आगे लिखेंगे, संक्षेप में अल्पकाल में कुछ कारक स्थिर रहते हैं जबकि दीर्घकाल में सभी कारकों को बदला जा सकता है। इसके बाद है 23 नंबर, यह क्या कह रहा है, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं, ठीक है। वस्तु की मांग कई कारकों पर निर्भर करती है जिनमें प्रमुख हैं। पहला है वस्तु का मूल्य। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग घटती है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ती है। दूसरा है उपभोक्ता की आय। आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है जबकि घटने पर मांग कम होती है। संबंधित वस्तुओं के मूल्य। प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है जबकि पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। उपभोक्ताओं की पसंद। फैशन, विज्ञापन और व्यक्तिगत रुचि मांग की प्रभावित करते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग है भविष्य की अपेक्षाएं।
यदि उपभोक्ताओं को मूल्य वृद्धि की आशंका होती है तो वह अधिक खरीदते हैं, जिससे मांग बढ़ती है। जनसंख्या, अधिक जनसंख्या से मांग बढ़ती है। इसके बाद 24 नंबर है, उत्पादन की तकनीकी को स्पष्ट कीजिए। उत्पादन की तकनीकी का अर्थ है, उत्पादन की तकनीकी उस प्रक्रिया, विधि या तकनीक को दर्शाती है जिसके माध्यम से कच्चे माल और अन्य संसाधनों को तैयार उत्पादों या सेवाओं में बदला जाता है। इसके आगे लिखेंगे तकनीकी के प्रकार। परंपरागत तकनीकी, इसमें लिखेंगे इसमें श्रम पर अधिक निर्भरता होती है, जैसे हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग। दूसरा है आधुनिक तकनीकी, इसमें मशीनों और स्वचालन का उपयोग होता है, जिससे उत्पादन तेज और कुशल होता है। अगली हेडिंग है पूंजी प्रधान तकनीकी, इसमें अधिक मशीनों और पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। श्रम प्रधान तकनीकी, इसमें उत्पादन के लिए श्रमिकों पर अधिक निर्भरता होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है, अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तो वस्तु और सेवा कर पर एक लेख लिखिए। तो वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी पर लेख। परिचय लिखेंगे, वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है जिसे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित है और विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को समाहित करता है। जीएसटी के प्रकार, केंद्रीय जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य जीएसटी या राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। समेकित जीएसटी या राज्य, एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान पर लगाया जाता है। इसके बाद चौथी हेडिंग है केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। महत्व एवं लाभ, कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाता है। विभिन्न करों के स्थान पर एकल कर प्रणाली लागू होती है। व्यापार को बढ़ावा देता है और मेक इन इंडिया पहल को समर्थन देता है। टैक्स चोरी पर नियंत्रण रखता है। इसके बाद है निष्कर्ष, जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रांतिकारी सुधार है। यह कराधान प्रक्रिया को सुगम बनाता है और व्यापार में सहूलियत प्रदान करता है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, क्योंकि अथवा करके 2 पूछता रहता है, आपको एक करना रहता है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की एक विधि को विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पर देखेंगे 26 नंबर, ये क्या कह रहा है, मांग की लोच को परिभाषित कीजिए। किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों को संक्षेप में लिखिए। तो मांग की लोच की परिभाषा, मांग की लोच से तात्पर्य किसी वस्तु की मांग में होने वाले परिवर्तन की संवेदनशीलता से है, जब उसके मूल्य, आय या अन्य कारक बदलते हैं। इसे मुख्य रूप से मूल्य लोच के रूप में मापा जाता है, जो दर्शाती है कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने पर उसकी मांग कितनी बदलती है। इसके बाद है मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक। पहला कारक है वस्तु का स्वभाव। आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, दवा की मांग मूल्य परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील होती है, जबकि विलासिता वस्तुओं जैसे कार, गहने की मांग अधिक लोचदार होती है। उपलब्ध विकल्प, यदि किसी वस्तु का अच्छा विकल्प उपलब्ध है तो उसकी मांग और अधिक लोचदार होगी, क्योंकि उपभोक्ता विकल्प बदल सकते हैं। इसके बाद है समय अवधि, इसमें लिखेंगे अल्पकाल में मांग कम लोचशील होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बदलाव करने में समय लगता है, जबकि दीर्घकाल में यह अधिक लोचदार हो जाती है। चौथा है उपयोग की विविधता, जिन वस्तुओं का एक से अधिक उपयोग होता है उसकी मांग अधिक लोचदार होती है। आय का अनुपात, महंगी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि सस्ती वस्तुओं की मांग कम लोचशील होती है। इसके बाद है अथवा वाला, क्या कह रहा है, पूंजी खाता क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए। फिर 27 नंबर है समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयवों को संक्षेप में समझाइए। समग्र मांग का अर्थ एवं इसके अवयव। समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि के दौरान सभी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग को दर्शाती है। यह उपभोक्ता, निवेशक, सरकार और विदेशों द्वारा की गई कुल खर्च की मात्रा को मापती है। इसके बाद है समग्र मांग के प्रमुख अवयव। उपभोक्ता व्यय, इसमें लिखेंगे यह कुल मांग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है और व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को दर्शाता है। यह आय, बचत और उपभोक्ता विश्वास पर निर्भर करता है। दूसरा है निवेश व्यय, इसमें व्यवसायों द्वारा नई मशीनरी, भवन, उपकरण और इन्वेंट्री में किया गया खर्च शामिल होता है। यह ब्याज दरों और भविष्य की आर्थिक संभावनाओं से प्रभावित होता है। इसके बाद तीसरा है सरकारी व्यय, इसमें लिखेंगे सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं पर किया गया खर्च समग्र मांग को महत्वपूर्ण घटक है। चौथा है शुद्ध निर्यात। निर्यात यक्ष से आयात यम को घटाने पर शुद्ध निर्यात प्राप्त होता है। यदि निर्यात अधिक है तो समग्र मांग बढ़ती है और यदि लागत अधिक है तो यह घटती है।
इसके बाद अथवा वाला दिया हुआ है, आय और उत्पादन पर समग्र मांग में परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।